गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। लिग्नाइट वाली अपने जयपुर में है, लाइमस्टोन जोधपुर में है, जिप्सम बीकानेर के अंदर और रॉक फास्फेट जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, पहली यूनिट के बारे में एकदम क्लियर है। ठीक है सर, ये अपने RSMML राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। दूसरी की बात करें भाई, दूसरी कोई कंपनी है? हाँ सर है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1979 के अंदर, लेकिन 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में कर दिया गया। इसकी स्थापना तो की गई थी 1979 में, इस निगम लिमिटेड की स्थापना, लेकिन बाद में 2003 के अंदर इसका विलय किसमें कर दिया गया? RSMML में कर दिया गया। मतलब इसका विलय 2003 में किसमें कर दिया गया? इसके अंदर कर दिया गया। विलय का मतलब होता है किसी में मिला देना। जैसे RSMDC की स्थापना 1979 में की गई थी, लेकिन 2003 में इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी RSMML में मिला दिया गया था। ठीक है, विलय कर दिया गया मतलब उसके अंदर मिला दिया गया। ओके ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहां तक ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, विलय कब किया गया था, ये इसको कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं सर। ठीक है, लिमिटेड कंपनियां हैं, केवल अपने को ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा वो बात नहीं है। आगे क्या लिख रखा है? राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में 5.77% के साथ में मजबूत वृद्धि है वो देखी गई है। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों के ऊपर वृद्धि, ये बातें जो है ना, ये दोनों की दोनों बातें इकोनॉमिक्स के हिसाब से हैं। जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो, किसी राज्य में आर्थिक वृद्धि क्या रही है, उसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हमने एक आधार वर्ष लिया है। उस आधार वर्ष का नाम है 2011-12। आप यानी का पता लगाओगे सर, यानी का 5 साल पहले कैसा पढ़ाते थे? 5 साल पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब यानी कि 5 साल बाद में कैसा पढ़ाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, सर ने कितना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लिया। तो उसी प्रकार से राज्य भी अपनी आर्थिक वृद्धि का पता लगाने के लिए, उसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है, इस बात का पता लगाने के लिए राज्य के द्वारा एक आधार वर्ष रखा गया 2011-12 स्थिर कीमतों के ऊपर। हम कहते हैं स्थिर कीमतों के ऊपर है सकल राज्य मूल्य वर्धन। अंग्रेजी में बात करें तो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। 2011-12 में क्या था, 2024-25 में क्या है। इनके आधार पर हर साल सरकार के द्वारा आंकड़ा जारी किया जाता है कि खनन क्षेत्र का योगदान इतना रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान इतना रहा है, सेवाओं का इतना योगदान रहा है राज्य सरकार के अंदर। ये आंकड़े आर्थिक समीक्षा के हिसाब से हर साल चेंज होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जो लिख रखा है वो 2024-25 की अपने आर्थिक समीक्षा के हिसाब से है। ओके, इसमें केवल आपको आंकड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, स्थिर कीमतों के ऊपर 5% के साथ में मजबूत वृद्धि देखी गई है। हालांकि फिक्स नहीं बताया अब की बार के कितनी क्या रही है, लेकिन ये केवल सेम टू सेम लाइन लिखी थी आर्थिक समीक्षा में, तो मैंने वो उठाकर लिख दी है। और 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित मूल्यों की बात करें, करंट के हिसाब से बात करें, तो खनन क्षेत्र का योगदान रहा 3.30%। ये अपने खनन क्षेत्र का योगदान है करंट के हिसाब से, यानी कि 2024-25 में। अगली बार जब यानी कि नई आर्थिक समीक्षा आएगी तो यहां पर लिख दिया जाएगा 2025-26 में प्रचलित कीमतों के ऊपर खनन क्षेत्र का योगदान राजस्थान में कितना रहा है। बस ये आपको केवल आंकड़ा याद करना है। अब हम पढ़ते हैं खनिज। भाई मैंने तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मैंने बातें बताई हैं, हाँ शुरुआत में तो थोड़ी बहुत बातें बताई। देखो, खनिज के किस्मों के मामले में उपलब्धता के आधार पर, उत्पादन मूल्य के आधार पर सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में, ये नॉर्मल सी मैंने बातें बताई। कोई RSMML की बात कर ली, RSMDC की बात कर ली, ये नॉर्मल से हमने बातें शुरुआत में की हैं। अब हम शुरुआत करते हैं खनिजों के वर्गीकरण की। भाई देखो, ये जो शुरुआत में बातें बताई हैं, यहां से कुछ छोटे मोटे एग्जाम में सवाल आ जाए तो अच्छी बात है। भाई खनिज किस्मों के मामले में हमारा कौन सा स्थान है, बाकी चीजें तो अब स्टार्ट होती हैं खनिजों के वर्गीकरण से। खनिजों का हमने वर्गीकरण कर रखा है, धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, इसके अलावा अपने कोई आणविक खनिज हैं, ये अपना सारे के सारे पढ़ेंगे। ईंधन खनिज हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज। खनिजों का हमने वर्गीकरण कर रखा है।
सबसे पहले धात्विक खनिज के बारे में पढ़ रहे हैं। धात्विक खनिज मतलब जो धातु से बने होते हैं, जिनका एक बार से अधिक बार हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज मतलब धातु से बने होते हैं और आप बार बार उपयोग कर सकते हो। सोना देख लो, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब धात्विक खनिज हैं। गांव में जब नई नई बहू आती है तब आती कहती है कि मेरे गहनों का डिजाइन आपने इस प्रकार से बना दिया, मुझे तो डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्या। तब सास ससुर कहते हैं भाई तू खुद तेरे पसंद की डिजाइन बना ले क्या। तो सुनार के पास में जाती है और उन सोने के आभूषणों को तुड़वा कर नई डिजाइन के आभूषण बनाकर लाती है। कहने का अर्थ है सोना एक धात्विक खनिज है जिसका आप कितनी बार भी उपयोग कर सकते हो। कोई कड़े को तुड़वा कर बिंटी बनवा लेता है, कोई बिंटी की चैन बनवा लेता है, सबके अलग अलग हैं भाई, धात्विक खनिज है। लोहा है, चांदी है, सीसा जस्ता है, टंगस्टन, ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं। हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा धात्विक खनिज है और कौन सा अधात्विक खनिज है। एग्जाम में सिंपल सा सवाल आएगा तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज कौन सा है। ओके, तो धात्विक खनिज में लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बेराइट्स, बॉक्साइट, ये सारे के सारे क्या हैं, धात्विक खनिज हैं, जो धातु से बने होते हैं, जिनका बार बार उपयोग कर सकते हो। अब हमने देखो धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा, अगर याद रही तो अच्छी बात है, बाकी ज्यादा लोड मत लेना। इसी धात्विक खनिज को हमने भी दो भागों में बांट दिया। एक तो हमने लिख दिया लोहा धात्विक, जिसमें लोहे की मात्रा होती है वो हो गया लोहा धात्विक, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती वो हो गया अलोह धात्विक। हालांकि इतना डीप से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हो इतना। लेकिन ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि कौन सा खनिज धात्विक खनिज है, कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है। तो तुम एक याद कर लेना, धात्विक खनिज वाले याद कर लेना कहा ये सारी धातु हैं जिनका हम बार बार उपयोग करते रहते हैं। ओके, तो ये हमने क्या कर रखा, धात्विक खनिज को दो भागों में बांट रखा है। और एक तो लोहा धात्विक जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे लोहा तो खुद ही लोहा धात्विक हो गया। मैग्नीज है, टंगस्टन है, इनमें लोहे की मात्रा होती है। तांबे में लोहे की मात्रा नहीं होती। सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बेराइट्स, बॉक्साइट, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। ये हो गए सारे के सारे अलोह धात्विक। ये याद रखो तो ठीक है, बाकी ये तो आपको याद करना ही करना है। चलो आगे, धात्विक खनिज कंप्लीट। आगे चलते हैं। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मतलब धातु से बने नहीं होते, वो हो गए अधात्विक। ये उद्योगों में काम आते हैं, इसलिए इनको औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। ठीक है, तो धातु से बने नहीं होते, वह मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में काम लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। जैसे अब्रक, इसमें केवल एक ही पूछा गया भाई अब्रक के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी यही पूछा गया है इनमें से अधात्विक खनिज कौन सा है। तो अब्रक क्या है, अधात्विक खनिज है। एस्बेस्टोस, फेल्सपार, वुलेस्टोनाइट, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, सारे के सारे क्या हैं, अधात्विक खनिज है। आणविक खनिज, हमने खनिजों का वर्गीकरण कर रखा है, धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, आणविक खनिज हैं। आणविक खनिज के बारे में हालांकि कभी पूछा नहीं गया, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आणविक खनिज वो परमाणु रिएक्टरों में ऊर्जा पैदा करने के लिए काम आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, परमाणु को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। मतलब अणु परमाणु से थोड़ा याद रख लेना। जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का विखंडन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उससे बिजली में उपयोग करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या है, आणविक खनिज हैं। परमाणुओं को तोड़ा जाता है इसमें, और फिर इनकी एनर्जी निकाली जाती है और इनसे बिजली बनाई जाती है। तो ये सारे के सारे हो गए आणविक खनिज। ये जब हम पढ़ लेंगे ना तब हमारे खनिज कंप्लीट होंगे। उर्वरक खनिज, उर्वरक मतलब भूमि की उर्वरा बढ़ाने के लिए काम आते हैं। जैसे हमने इंदिरा गांधी नहर में पढ़ा था, अगर सेम की समस्या है तो आप जिप्सम का छिड़काव कर सकते हो। जिप्सम क्या है सर, जिप्सम एक प्रकार का उर्वरक खनिज है। रॉक फास्फेट, खाद बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। रॉक फास्फेट क्या, उर्वरक खनिज है। तो सारे के सारे क्या है, उर्वरक खनिज है। पोटास है, पाइराइट्स है। फिर आता आपका ईंधन खनिज।
ईंधन खनिज मतलब एक बार आपने जलाने के अंदर इसको काम में ले लिया, आप दोबारा से इनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे सर कोयला, कोयला को अगर आपने एक बार जला लिया ना, आप इसका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। आपने गाड़ी में एक बार पेट्रोल डलवाया, उसका उपयोग कर लिया, वो पेट्रोल आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, गायब ही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी इसी प्रकार से होती है। तो सारे के सारे क्या है, ईंधन खनिज हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मतलब जलाने में काम आते हैं, आप इनका दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते। क्या पेट्रोल आपने एक बार उपयोग में ले लिया, दोबारा से उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते, उड़ ही जाएगा, गायब ही हो जाएगा। उसी प्रकार से कोयला और प्राकृतिक गैस है। गैस का सिलेंडर भराया, खत्म हो गई, अब दोबारा से कहां से लेकर आओगे? वो गैस तो तुम्हें दोबारा से मिलेगी नहीं। लोहा, धात्विक खनिज, बार बार उपयोग करो। सोना मैंने बताया ना, बार बार आभूषण बनाते रहते हैं उसी चीज के। तो ये थोड़ा सा हमने खनिजों का वर्गीकरण कर रखा है। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे धात्विक खनिज भी। धात्विक खनिज के बारे में आज की क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर नीचे मैंने थोड़ा सा नोट लगाकर लिख रखा है कि सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वुल्स्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा जिसे गार्नेट भी बोलते हैं, इनके मामले में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है एकमात्र उत्पादक राज्य है। एकाधिकार, एक का अधिकार। ये खनिज केवल राजस्थान में मिलते हैं, मतलब 100% खनिज ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन खनिजों में क्या है, राजस्थान का एकाधिकार है। ये खनिज हमें केवल राजस्थान में ही मिलते हैं। समझ गए? ओके सर, चले भाई आगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, धात्विक खनिज पढ़ेंगे। और धात्विक खनिज में सबसे पहले हम जिस खनिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लोहा। लोहे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आयरन। थोड़ा सा अंग्रेजी वाले नाम भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ भी लेता है। हमें लोहा सच में इस प्रकार से दिखाई देता है, जब हम इस लोहे को निकालते हैं ना, तो हमें लोहा इस प्रकार से दिखाई देता है, काले काले रंग का होता है। ये देख लो आप, किताब में फोटो भी होगी, तो हमें दिखाई देता, उस प्रकार का नहीं होता। इस प्रकार से खनिज निकलते हैं लोहा। इस लोहे की अलग अलग किस्में होती हैं। सबसे बढ़िया जो किस्म होती है, सबसे बढ़िया जो ऐसा होता है, उसका नाम होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट है वो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। हेमेटाइट का रंग है वो लाल होता है, लोहे की मात्रा भी ज्यादा होती है। एक होता है मैग्नेटाइट, उसकी थोड़ी गुणवत्ता अच्छी होती है, लोहे की मात्रा हेमेटाइट से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सारे के सारे लोहे के अयस्क हैं। भारत में लोहे के दो अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। लेकिन राजस्थान में जो लोहा मिलता है उसका नाम है हेमेटाइट। World take note. World take note. Presenting the new Infinix Note Edge. World take note. तुम्हें लोहे के बारे में कोई बात ध्यान रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनके प्रमुख प्राप्ति स्थल तुम्हें याद करने हैं। जितने मैंने लिख रखे हैं ना, इनको तो याद कर ही लेना। बाकी किताबों वालों ने तो पता नहीं इनके बारे में कितना ज्ञान भर रखा है, मैंने तो बहुत छोटा लिख रखा है। और मैंने ज्यादा खनन क्षेत्र भी नहीं लिख रखे हैं। आप किसी भी किताब से मिलाओगे ना, तो सबसे कम खनन क्षेत्र मेरे ही मिलेंगे। थोड़े बहुत नाम है इनके, तो रट्टा लगा ही लेना। और सिंपल सा क्वेश्चन ये एक मत याद करना, अगर ये भूल भी जाओ ना कि भारत में लोहे के कौन कौन से अयस्क मिलते हैं, राजस्थान में कौन सा अयस्क पाया जाता है, ये छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब ये मत छोड़ना, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा बस। ये प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मोरिजा बानोला, चोमू सामोद, बोमानी है वो किसके उत्खनन के लिए जाने जाते हैं? या पूछ लेगा लोहे के उत्खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं? सिंपल सा बस ये सवाल आएगा, प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन से हैं? इसीलिए कह रहा था खनिज वाला टॉपिक तुम्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि सवाल मैं बता रहा हूं, यहीं से तुम्हें सवाल बनेगा, देख लेना। तो मोरिजा बानोला, चोमू सामोद, बोमानी, बागावास, रावसुलय जयपुर में है और लोहे के प्रमुख उत्खनन स्थल हैं, यहां से हमें लोहा मिलता है। ठीक है। निमला, रायलसला है, लाल सोट है, ये दौसा के अंदर है। निमला, रायसला, लाल सोट दौसा में है, जहां से लोहा मिलता है। टावला, थोई, रामपुरा, बनिया का बास, सारे के सारे सिक्कर में है, जहां से लोहा निकलता है। तो ये लोहे के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। ठीक है। डाबला सिंगाना है, बागोली है, सराय पंचलंगी है, ये झुंझुनू के अंदर है।
पुर है, बिगोद है, धूलखेड़ा जीपिया है, बनेड़ा है, ये सब भीलवाड़ा के हैं जहां से लोहा निकलता है। ये अगर किताब में नहीं है तो ऐड कर लेना। नाथरा की पाल है, थुर हुंडेर उदयपुर में है, जहां से लोहा निकलता है। लोहारपुरा इंद्रगढ़ कहां पर है? बूंदी में है। लिलोटी, टोडूपुरा, देदरोली, खोरा, हिंडोन के अंदर, एक रोली में, सारी की सारी ये जगह है जहां से लोहा निकलता है। जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा ना उनको तो तुम्हें याद करने हैं। कर लोगे ध्यान में। लोहारपुरा इंद्रगढ़ कहां पर है? बूंदी में है, लोहा निकलता है। लिलोटी, टोडूपुरा, देदरोली, खोरा करौली के अंदर है जहां से लोहा निकलता है। इसी के साथ में ये लोहे वाला काम अपना हो जाता है कंप्लीट। पहला खनिज कंप्लीट हो गया अपना। ये तो भाई देखो याद, इन्हीं को तो याद करना पड़ेगा। बाकी खनिज में है क्या, सिंपल सा पूछ लेगा। नाथरा की पाल, थुर हुंडेर किसके लिए जाने जाते हैं? लोहे के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कह रहा था इसमें कुछ वो समझाने वाला है नहीं। तुम कहोगे सर ये बताओ यहीं से क्यों निकलता है, हमारे गांव से लोहा क्यों नहीं निकलता, हमारे गांव से सोना क्यों नहीं निकलता, बांसवाड़ा से क्यों निकलता है क्या? ओके, तो ये तो कुछ जगह है प्रॉपर। अगर आप अपने क्षेत्र के हो तो इन जगहों के बारे में थोड़ा परिचित हो जाओगे। बाकी भी देखो रट्टा ही मारना पड़ेगा। अगला जो अपना खनिज उसका नाम है तांबा। तांबा अंग्रेजी में बात करें तो कॉपर। ठीक है, तांबा भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। जब बात आती है भंडार, कभी तांबे के सर्वाधिक भंडार हैं वो राजस्थान में है। पूरे देश का 53.8% तांबा अकेले राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है। इतना हम निकाल नहीं पाते, इतना उत्पादन नहीं कर पाते। भंडार हमारे पास में खूब सारा है लेकिन हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। केवल हम 42% ही उत्पादन कर रहे हैं। 53.8% हमारे यहां पर तांबा पाया जाता है, लेकिन हम उत्पादन कितना कर रहे हैं? केवल 42%। और इसलिए उत्पादन के मामले में हम दूसरे स्थान पर आते हैं। राजस्थान की तांबर नगरी कहलाती है खेतड़ी झुंझुनू। तांबा बहुत निकलता है खेतड़ी झुंझुनू में, तो तांबे की नगरी कहलाती है खेतड़ी झुंझुनू। तांबे का उपयोग क्या है सर? बिजली के तार बनाने में। आपने बिजली के तार देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज हाथ लगा कर देखना। वो जो बिजली के तार होते हैं ना वो तांबे के बने होते हैं। किताब में इस प्रकार से फोटो भी है। ये जो बिजली का तार है और ये जो तार है ना आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, यही बात मैंने लिख रखी है। लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। भाई कहां से मिलता है? प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन से हैं? सबसे पहले तो झुंझुनू की बात कर लेते हैं। कोलीहान है, मदान खुदान है। मदान खुदान एक जगह है झुंझुनू में, और कहते हैं कि मदान खुदान में सारी श्रेणियों का तांबा मिलता है। जितनी भी तांबे की श्रेणियां पाई जाती है ना, सभी श्रेणियों का तांबा है वो मदान खुदान में पाया जाता है। अकवाली है, टुंडा, बनवा, सतकुई, करमरी, धोलामाला, बबाई, सारी की सारी कहां पर है? झुंझुनू में है। यहां से तांबा निकलता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा खेतड़ी सिंगाड़ा, ये खेतड़ी सिंगाड़ा कहां पर है? झुंझुनू में है। खेतड़ी सिंगाड़ा में जो तांबा निकालने का काम किया जाता है वो HCL के द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान तांबा निगम यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा खेतड़ी सिंगाड़ा में तांबा निकालने का काम है वो किया जाता है। खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास, ये सारी की सारी जगह अलवर में जहां से तांबा निकलता है। ओके, पुरदरीबा, देवतलाई, बनेड़ा, ये तीनों की तीनों भीलवाड़ा में है। इस प्रकार से मैंने लिख रखा है पुरदरीबा, देवतलाई, बनेड़ा, तीनों की तीनों जगह भीलवाड़ा में है। हनोतिया ब्यावर में। बालेश्वर कहां पर है? बालेश्वर सीकर में है। बन्नीवाला की ढाणी भी कहां पर है? सीकर में है। गोलिया, बसंतगढ़, सारी की सारी कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ये दोनों जगह सिरोही में है, ये अपने सीकर के अंदर है, और ये अपने भीलवाड़ा में है। यहां से भी तांबा निकालने का काम है वो किया जाता है। रख लोगे ध्यान में। हाँ, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ? परसों तो आया था लाइव, कटअप पे वीडियो बना के गया था। हाँ, वो 4-5 दिन बीच में नहीं आया था। ओके, ग्रेट मेंस के लिए भाई ये खनिज वाला टॉपिक लगता है, यही पढ़ लो तुम तो अपने। ठीक है, सबसे बढ़िया है। कृषि प्रयोगशाला के लिए जीके वाला तो पार्ट में करवा दूंगा। बाकी मेरे से भाई ये नहीं निकलती किताबें, इस मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम होता ही नहीं है। भर्ती आती है उसके अगले दिन लोग किताबें निकाल देते हैं, मेरे से नहीं होती। देख लो साल में 4 किताबें निकली हैं।
और अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत शानदार निकालूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। किताबों में समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस ये कह सकते हैं तुम्हें, तुम्हारी उम्मीद से बहुत अच्छा करेंगे। ओके, खुद लगाऊं मैं एक एक चीज के ऊपर, इसलिए समय नहीं मिलता। चलो ये रख लो कि प्रमुख प्राप्ति स्थल है, ओ सर रख लेंगे ध्यान में। चलो भी आगे आ जाओ। पादर की पाल है, डूंगरपुर, बिदासर, चूरू, कालाबर, पाली, उदयपुर, सलूम्बर, रेलमगरा, राजसमंद में यहाँ से भी तांबा निकालने का काम है वो किया जाता है। आपको केवल प्रमुख जगह ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि यहाँ से तांबा है वो निकाला जाता है। सिंपल सा पूछ लेगा, बताओ भी पादर की पाल कहाँ पर है सर? डूंगरपुर में है। क्या काम है सर? तांबा निकाला जाता है। ओके, बिदासर कहाँ पर है? चूरू में है, यहाँ से भी तांबा निकालने का काम है वो किया जाता है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। अभी मैंने बताया ना कि खेतड़ी सिंगाड़ा में तांबा निकालने का काम कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मतलब हिंदुस्तान तांबा निगम, HCL। तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मतलब HCL, इसकी स्थापना 1967 को कोलकाता के अंदर की गई थी और एक संयंत्र लगाया गया था तांबा गलाने के लिए, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से। हालांकि वर्तमान में तो कहते हैं बंद कर दिया गया 2008 से। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर 1967 में। इसका एक संयंत्र लगाया गया था, एक यूनिट लगाई गई थी तांबा गलाने के लिए, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से। 1975 में लगाई गई थी, 2008 में इसको बंद कर दिया गया था। तो ज्यादा तो मत ध्यान रखना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना भी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। तो खेतड़ी में तांबा गलाने का काम करते उस संयंत्र का क्या नाम था? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स था। 1975 में स्थापना की गई, 2008 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसको खरीदने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि लोग ना पूछ पूछ के आपको परेशान कर देंगे कि आपने कहाँ से मंगाया, कितने का। ठीक है, ओके सर। अगला अपना जो खनिज है उसका नाम है सीसा जस्ता, PbZn। सीसा जस्ता हमेशा साथ में निकलता है, और जहां पर सीसा जस्ता निकलता है वहां पर चांदी भी निकलती है। एक सबसे बढ़िया बात बताऊं कि सीसा जस्ता विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। लेकिन चांदी विद्युत की सुचालक होती है। सर ये सुचालक कुचालक क्या है? सुचालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें बिजली जा सके, लाइट का करंट आ सके। जैसे तांबा, तांबा क्या है? विद्युत का सुचालक है, क्योंकि तांबे के तारों में बिजली दौड़ती है। अगर आप यानी कि लाइट के साथ में चांदी टच करोगे ना, तो चांदी में भी बिजली आ जाएगी, आपको करंट लगेगा। लेकिन अगर आप सीसा जस्ता लेके जाओगे तब आपके करंट नहीं लगेगा। मतलब सीसा जस्ता क्या है? विद्युत का कुचालक होता है, और सीसा जस्ता हमेशा साथ में निकलता है, दोनों है अलग अलग। जैसे ये सीसा जस्ता है ना, ओके इसको मैं करवा दूंगा। सीसा जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है, मतलब साथ में मिलता है, हमेशा एक साथ में मिलता है। और ये जो साथ में मिलता है इसे क्या कहते हैं? गेलेना कहते हैं। साथ में जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? गेलेना कहते हैं। वैसे किताब में सीसा ही लिखा हुआ है, पता नहीं सीसी कहां से लिख दिया, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। ओके, ये हो गया सीसा जस्ता। तो सीसा और जस्ता दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमेशा साथ में निकलते हैं, इसलिए इनका नाम ही साथ में आता है, सीसा जस्ता। हाँ टच करता है बिल्कुल विजेंद्र, टेंशन ना ले, तुम सारा प्रमाण डाल दिया टेलीग्राम पर, तो छोटी मोटी जानकारी देख ले बैठो। 3-4 प्रमाण डाल दिया तो क्वेश्चन डिलीट करवा सके, एकदम प्रमाणिक। ओके हाँ, तो सीसा जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है, एक साथ में निकलता है, और जो साथ में निकलता है इसलिए इनको कहा जाता है गेलेना। जब सीसा जस्ता निकलता है तो उसके साथ में चांदी भी पाई जाती है। ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है, मतलब परतदार चट्टानों में मिलता है। और परतदार चट्टानों का समय है लगभग 4 से 5 अरब साल पहले का, और उस युग को कहा जाता था आर्कियन व प्रोटेरोजोइक युग। तो सीसा जस्ता है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है लगभग यानी कि 4 से 5 अरब साल पहले की चट्टानों में। उस युग को कहते थे आर्कियन व प्रोटेरोजोइक युग। ठीक है, यहां पर सीसा जस्ता इन चट्टानों में पाया जाता है। तो तुम्हें तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि सीसा जस्ता है वो परतदार चट्टानों में है वो पाया जाता है। ये तो समय युग की बात है कि कब मिलता था, ये बहुत इतना तो नहीं पूछे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है।
लगभग यानी कि 4 से 5 अरब साल पहले की चट्टानें। और उस समय जो समय होता था उसको हम कहते थे आर्कियन और प्रोटेरोजोइक युग। ठीक है, रख लोगे ध्यान में। ओके सर, ये मैंने केवल नॉर्मल सी बातें बताई हैं क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में कि सीसा जस्ता है वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ऐसे अगर सवाल आते हैं ना तो ऐसे सवाल केवल आरपीएससी ही पूछती है, बाकी नहीं पूछते। कर्मचारी चयन बोर्ड तो सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेगा ऊपर से ही। ठीक है, ये मतलब साथ में मिलते हैं, इनके साथ में चांदी भी निकलती है, कहां से, इसका उपयोग क्या है। जैसे शीशे का उपयोग है बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज में किया जाता है। बैटरी तो देखी होगी, न देखी तो मैं फोटो दिखा दूं, है बैटरी। शीशे का उपयोग बैटरी में किया जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत का कुछ अलग होता है, मतलब बैटरी होते हैं, सेल होते हैं, इनके ऊपर प्लस माइनस वाला काम होता है, तो प्लस माइनस को दूर करने का काम है करता है। तो शीशे का उपयोग, शीशा अलग है, दस्ता अलग है। शीशे का उपयोग करते हैं बैटरी में, रेल इंजन में, हवाई जहाज में करते हैं। और दस्ते का उपयोग करते हैं लोहे की पालिश करने में। लोहे को चमकाने में किसका उपयोग किया जाता है, साइन मतलब चमकाना। लोहे की पालिश करने में दस्ते का उपयोग किया जाता है। फैल बनाने में, रंग रोगन करने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, दस्ता मतलब जिंक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। दस्ते को क्या कहते हैं, जिंक भी कहते हैं। शायद लिख रखा हुआ मैंने, नहीं लिख रखा क्या। दस्ता, दस्ता मतलब जिंक भी थोड़ा सा ध्यान रखना होना चाहिए था। दस्ता यानी कि जिस दस्ते को क्या कहते हैं, दस्ते को जिंक भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, अरे सर तुमसे पूछ लेगा जिंक का क्या उपयोग है और वहां पर करके आ दो सर ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने तो दस्ता दस्ता बताया था। तो दस्ते को क्या कहते हैं, शायद होना चाहिए था, लिख नहीं रखा, पता नहीं। दस्ता, ये देखो यहां पर लिख भी रखा है मैंने समझाने के लिए। जिंक को क्या कहते हैं, जिंक को यानी कि दस्ता कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यहां पर लिख भी रखा है, मुझे थोड़ा ध्यान है मैंने क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिख रहा, एक एक चीज तुम्हारे लिए तैयार की है। ठीक है, जिंक को क्या कहते हैं, दस्ता। तो शीशे का उपयोग तो बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज में किया जाता है। दस्ते का उपयोग वो सेल बनाने में करते हैं। सेल आपने देखे होंगे, ये प्लस माइनस वाले होते हैं। एक तो प्लस होता है, जो प्लस वाला होता है वो तो कॉपर का बना होता है, कॉपर मतलब तांबे का बना होता है। और एक ये जो माइनस वाला होता है ना, ये जिंक का बना होता है, जिंक मतलब दस्ता। ठीक है, कॉपर और दस्ते के बने होते हैं ये। तो दस्ते का उपयोग हम लोहे की पालिश करने में, सेल बनाने में और घरों में रंग रोगन करने में करते हैं। शीशा दस्ता भंडारों के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, एकाधिकार है। शीशा दस्ता के भंडार हैं, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब अपने शीशा दस्ता राजस्थान में पाया जाता है। और सर्वाधिक कहां पर मिलता है सर, सर्वाधिक शीशा दस्ता मिलता है अपने उदयपुर के अंदर। ओके, नॉर्मल सी बात है। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, घर से हो आगे आगे, बिल्कुल मैं भी ताने बहुत मिस करो, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। चले आगे, अब वापस क्लास से अपन स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। और कल्चर की क्लास आ चुकी है कल, ठीक है, कल फिर डाल दूंगा, तुम्हारे संत संप्रदाय कंप्लीट करवा दे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसी प्रकार से अपनी क्लासेस चलती रही, बस तुम साथ साथ में याद कर लेना भाई, याद करना बड़ी बात है, क्लास से लेना बड़ी बात नहीं है। याद करो साथ साथ में, दिमाग में बिठाओ इन चीजों को। कहां कहां से सर्वाधिक शीशा दस्ता मिलता है, जैसे प्रमुख प्राप्ति स्थल जावर माला बराई मगरा कहां पर है, उदयपुर में है। मोचिया मगरा बलारिया कहां पर है सर, सलूम्बर के अंदर है। शीशा दस्ता के लिए जो जावर क्षेत्र है ना उदयपुर वाला, ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शीशा दस्ता निकलता है। कौन सा क्षेत्र सर, जावर क्षेत्र। ये जावर माइंस कहां पर है, उदयपुर में है। क्या काम आती है सर, यहाँ पर सबसे अधिक शीशा दस्ता निकलता है जावर माइंस से। जब कभी आप यानी कि उदयपुर की तरफ जाओगे ना तो आपको एक जावर माइंस मिलेगी, जावर क्षेत्र मिलेगा, जो शीशा दस्ता के लिए बहुत फेमस है, वहां से सर्वाधिक शीशा दस्ता निकाला जाता है। इसके अलावा रामपुरा, अंगूचा, गुलापुरा, पूर, बनेड़ा, देवपुरा, सारी की सारी जगह है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहां से भी शीशा दस्ता निकलता है। और ये जो आपकी रामपुरा अंगूचा है ना, ये कहते हैं कि सबसे बढ़िया किस्म का शीशा दस्ता निकालता है, सबसे बढ़िया। और सबसे बड़ी दस्ता उत्पादक खदान भी यही है, रामपुरा अंगूचा वाली। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा रामपुरा अंगूचा वाली, सबसे बड़ी यानी कि दस्ता उत्पादक खान है ये रामपुरा अंगूचा वाली। और सर्वाधिक उत्पादन अक्षमता वाली जो खान है वो है सिंधेश्वर। चलो मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रख लोगे नॉर्मल ध्यान। रामपुरा अंगूचा, गुलाबपुरा, पूर्व बनेड़ा, देवपुरा, भीलवाड़ा में जहां से शीशा दस्ता निकालने का काम है वो किया जाता है। ये आपके सामने जो माइंस की फोटो दिखाई दे रही है, जो किताब में दे भी रखी है, इसका नाम है रामपुरा अंगूचा माइंस।
ये क्या करते हैं, सबसे बढ़िया किस्म का शीशा जस्ता यहीं पर मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का अगर कहीं पर शीशा जस्ता मिलता है तो वो मिलता है रामपुरा अंगूचा में। और ये सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान है, अभी सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खान है यही है। ओके ठीक है। राजपुरा, दरीबा, सिंसेर, खुर्दे, मोखमपुरा ये सारे की सारी जगह राजसमंद में है जहां से शीशा जस्ता निकलता है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली जो खान है ना उसका नाम है सिंदेश्वर। ओके ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चौथ का बरोड़ा स्वाई माधोपुर में है। गुड्डा किशोरीदास अलवर में है जहां से शीशा जस्ता निकालने का काम है वो किया जाता है। हाँ फोर्थ ग्रेड में नंबर कितने बन रहे हैं, नंबर है चले। ये नॉर्मल से प्रमुख प्राप्ति स्थल याद कर लोगे? ओ सर याद करना ही पड़ेगा, क्या ही करें। तो शीशा जस्ता के उत्पादन के लिए 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई। कंपनी का मुख्यालय उदयपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई? देबारी उदयपुर में। कब की गई? 10 जनवरी 1966 में की गई। मुख्यालय उदयपुर में है। रख लोगे ध्यान में, ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके हाँ ये आए क्या। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। ये आप देख सकते हो कि उदयपुर में जाओगे तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है सर? देबारी उदयपुर के अंदर है। लेकिन इसके 3 संयंत्र लगाए गए हैं, 3 कारखाने लगाए गए हैं। पहला तो उदयपुर में है जिसका नाम है देबारी जिंक स्मेल्टर, उदयपुर में, जो 1968 में लगाया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी ये अपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसके 3 संयंत्र भी लगाए गए हैं, छोटे छोटे कारखाने भी हैं। पहला देबारी जिंक स्मेल्टर जो उदयपुर में है 1968 में स्थापित किया गया था, एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछ लिया गया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा संयंत्र कौन सा था, दूसरा संयंत्र, दूसरा समेल्टर कौन सा था, दूसरा कारखाना कौन सा था? इसका नाम था चंदेरिया शीशा जस्ता समेल्टर, जो चित्तौड़गढ़ में है। और ये 1991 में स्थापित किया गया था। और ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक समेल्टर है, ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र है ये। और तीसरा है दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो राजसमंद में है, 2010 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में पूछ लिया गया, इसके बारे में पूछ लिया गया, तुम्हारी किस्मत काम कर दे तो अब की बार इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। सिंपल सा ध्यान रखना, ये भी पूछ ले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा संयंत्र कौन सा है, पहला संयंत्र कौन सा है। पहला संयंत्र है वो कहां पर स्थापित किया गया था, दूसरा है वो कहां पर स्थापित किया गया था। रख लोगे ध्यान में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगली जो अपनी खनिज है उसका नाम है चांदी। चांदी मतलब सिल्वर। जहां से शीशा जस्ता निकलता है वहीं से चांदी निकलती है। चांदी के मामले में भी राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और ये विद्युत की सुचालक होती है। शीशा जस्ता कुचालक होता है, चांदी सुचालक होती है। अगर आप चांदी को लेकर बिजली के तारों के टच करोगे ना तो आपको करंट लगेगा, मतलब विद्युत की सुचालक होती है। प्रमुख प्राप्ति स्थल कहां कहां मिलती है? जावर उदयपुर में मिलती है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में मिलती है, और रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा में मिलती है। राजपुरा अलग है, रामपुरा अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। विद्युत की सुचालक है सिल्वर, भारत में पहला स्थान है। जावर उदयपुर में मिलती है, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा ऊंचा भीलवाड़ा। ठीक है, रामपुरा ऊंचा अलग है, राजपुरा दरीबा अलग है। हालांकि चांदी के बारे में बहुत कम पूछते हैं, जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है वो अपने शीशा जस्ता वाले ही पूछते हैं। एग्जामिनर को पता है अगर उसके शीशा जस्ता याद है तो चांदी वाले वो अपने आप ही कर देगा। क्या चलो भाई, अगली जो अपना खनिज उसका नाम है सोना। सोना मतलब गोल्ड। भारत में सबसे ज्यादा सोना मिलता है कर्नाटक में। सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन कहां पर होता है? स्वर्ण का मतलब ही सोना होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। कई टाबरा ने न्यू भी कौन भी होगा सर स्वर्ण किए हुए है और सोनू किए हुए है। स्वर्ण यानी कि गोल्ड है। भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है कर्नाटक। और सोना है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना तो वो इस बात को ध्यान रखना भी, ये 2-3 बार पूछ भी लिया कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। कंफ्यूज होते हैं कि चांदी है कि सोना है तन्य धातु। तो ध्यान रखना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर सोना ही मानना था, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं समझाऊंगा तन्य होता है क्या, मतलब आप खींचकर तार बना सकते हो तो
तो सबसे ज्यादा जो तन्य धातु होती है वो होती है सोना। तन्य का मतलब आप इसको खींचकर तार बना सकते हो। अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हो ना, 1 ग्राम सोना, तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो 1 ग्राम सोने से। मतलब सोने में लचीलापन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। उसमें तांबा होता है, चांदी होती है, उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है, तभी जाकर आभूषण बनता है। शुद्ध सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। किसी को पता है क्या शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? किसी को ध्यान है? मतलब कई टाबरन यो भी कौन भी रोगो। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, मतलब सबसे अपन कहते हैं गोल्ड यानी कि सोना। शुद्ध सोना होता है ना, वो होता है 24 कैरेट का। ये एकदम शुद्ध सोना है। अगर आप 24 कैरेट का सोना हाथ में लेकर देखोगे तो उसमें बहुत लचीलापन मिलेगा आपको। उसको ऐसे अगर दबाओगे ना तो ही दब जाएगा 24 कैरेट का सोना, क्योंकि उसमें लचीलापन होता है। लेकिन जो आभूषण बनते हैं ना, वो आभूषण बनते हैं 22 कैरेट के। तो ये आप ध्यान रखना ये चीज का भाई, अगर किसी को नहीं ध्यान है तो अपनी किताब में लिख लेना कभी शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी उसका क्या सहरला टाबरन बेरू को नहीं हुआ क्या। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। हमेशा आप अखबार में देखना सोने के 2 भाव आते हैं, एक तो 24 कैरेट के सोने के ये भाव हैं, आभूषण वाले 22 कैरेट सोने के ये भाव हैं। दोनों भाव अलग अलग होते हैं। तो शुद्ध कैरेट सोना मतलब उसके भाव, हमेशा सोने के 2 भाव आते हैं। अगर आप कभी अखबार में देखोगे ना तो 2 भाव मिलेंगे। और आभूषण जो बनते हैं ना वो बनते हैं 22 कैरेट के, मतलब 2 कैरेट है वो क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। अपने गांव में बूढ़िया गांव है कि सोनो कदी यानी कि शुद्ध देव ही कोनी। आप जिया सोने का आभूषण वो सुनार कर बनाने जावा तो घरड़ा कह देगा ची कितनो ही कर लियो चिंते, लेकिन फिर भी किया क्या शुद्ध तो ताना देव ही कोनी, तो बेचारो कठो देवगो। तो इस कैरेट में आभूषण ही कौन मिल रहा है, तो क्या करे अशुद्धि मिलानी पड़े। वह में तांबो मिलानो पड़े, चांदी मिलानी पड़े, जिद जाकी के सोनू कठोर हो, जिद जाकी मजबूत हो। ओके, तो आभूषण बनते हैं 22 कैरेट के। तो इसमें 22 कैरेट में क्या क्या 2 कैरेट की अशुद्धि मिलाई जाती है, क्योंकि इसको मजबूत करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए सोना मिलता कहां पर है, बहुत फेमस जगह है आनंदपुर भूखिया, जगपुरा भूखिया, तिमारण माता। ये बहुत फेमस जगह है जो बांसवाड़ा की है। राजस्थान में अगर कोई सोने के लिए जगह जानी जाती है तो वो जानी जाती है बांसवाड़ा। देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा में है, और हाल ही में कहते हैं कि घाटोल, बांसवाड़ा और उदयपुर में भी सोने के भंडारों का पता चला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको करंट के हिसाब से ध्यान रखना है। हालांकि सोने के लिए जो अपनी फेमस जगह है वो है भाई बांसवाड़ा। ओके, ठीक है भाई। टंगस्टन है, टंगस्टन को अंग्रेजी में बोलते हैं वुल्फ्रोम। कभी कभी यानी कि हिंदी वाला नाम नहीं देता, वो सिंपल सा पूछ लेगा कि वुल्फ्रोम है वो कहां पर पाया जाता है। अब तेमन को होगा सर ये तो आपने लिखा है नहीं क्या वुल्फ्रोम का, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। तो टंगस्टन यानी कि वुल्फ्रोम अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं। सबसे कठोर धातु है हीरे के बाद में। अगर हम बात करें कि सबसे कठोर धातु कौन सी है तो वो है हीरा, और हीरे के बाद में अगर कोई सबसे कठोर धातु है तो उसका नाम है टंगस्टन। ठीक है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। सामरिक दृष्टि जानते हो, सामरिक दृष्टि का मतलब है अल्पकाल के लिए हमें कोई चीज सुख दे। हाँ कर लेना भी, कॉल कल कर लेना 10 से 6 के बीच में कभी कर लेना। हाँ म्यूजियम में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सही बात है, चीजें क्या लिमिटेड है, सोना है, जमीन है, इनके भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि चीजें लिमिटेड हैं, इसलिए भाव बढ़ते रहते हैं। ओके, सामरिक, सामरिक का मतलब अल्पकाल के लिए हमें कोई चीज सुख देते। जैसे युद्ध क्षेत्र में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। विद्युत के जो बल्ब होते हैं, मैंने किताब में फोटो भी दे रखी है, और बल्ब के ऊपर जो फिलामेंट लगा होता है ना वो टंगस्टन का ही बना होता है। इस प्रकार से आपने बल्ब तो देखा होगा, हाँ सर, इसके ऊपर ये जो फ्यूज सो लागेडो है ना वो किसका बना होता है, इस प्रकार से होता है, वो टंगस्टन का ही बना होता है। अल्पकाल के लिए हमें सुख देता है। अगर ये भाई साहब फ्यूज हो जाता तो ऊपर वाला उड़ जाता, आपा क्या कहूँ आ लो रे लोट यू फ्यूज हो गया है ना, फ्यूज हो गया। और हमारा हालांकि एकदम छोटा सा टूटता है, अपना मन करता है यार इसको तो मैं पकड़ के सही कर ही दूंगा, क्या लेकिन सही होता नहीं है,
क्योंकि अब कैसे सीन नहीं होता, क्योंकि अपन कांच में हाथ दे नहीं सकते, इसलिए वो लट्टू खराब ही हो जाता है। तो अपने को अल्पकाल के लिए सुख देता है ये, जब तक चलता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन बस थोड़ा सा बस टूटा उड़ा लो, बल्ब फ्यूज हो गया, कभी लाइट कम ज्यादा हुई, इतने में ये आपका टंगस्टन तो टूट गया। क्या तो विद्युत बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो महत्वपूर्ण खनिज है, विद्युत बल्ब में उपयोग करते हैं। देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन है वो राजस्थान से होता था, लेकिन वर्तमान में खनन कार्य बंद है। देश का कितना सर? 75%। 75% जो टंगस्टन का उत्पादन है वो राजस्थान से होता था, लेकिन वर्तमान में खनन कार्य है वो बंद कर दिया गया है। कोशिश करेंगे तो जोड़ देंगे, कैसे जोड़ोगे? इसके अंदर हाथ थोड़ी दे देंगे अपन क्या। ओके सर, डिगाना में टंगस्टन का वोल्फ्रोमाइट एसिड है वो निकलता है। डिगाना बहुत फेमस है, डिगाना भागरी, जब भी नाम आ जाए कि टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो एक नाम तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, डिगाना भागरी, और यहां पर टंगस्टन का वोल्फ्रोमाइट एसिड निकलता है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी, वर्तमान में तो बंदी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो कभी राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो कहां कहां से टंगस्टन निकलता है? डिगाना भाकरी से निकलता है। एक जगह और ऐड कर लेना, रेवत पहाड़ी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अगर किताब में नहीं है तो आप ऐड कर लेना, रेवत पहाड़ी नागौर में है ये। यहां से जो टंगस्टन मिलता है वो सेना के उपयोग हेतु रक्षा विभाग के द्वारा ले जाया जाता था, ठीक है। आप कहोगे सर आर्मी है वो टंगस्टन को लेके चली जाते हैं, डिगाना भाकरी से जो टंगस्टन निकलता और उसको यानी कि सेना अपने साथ में लेकर चली जाती। सेना क्या करती भी? जो हवाई जहाज होते हैं, रॉकेट होते हैं, टैंक बनते हैं, इनमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसलिए डिगाना भागने से जो भी टंगस्टन निकलता, भारतीय सेना अपने उपयोग के लिए इसको साथ में लेकर चली जाती थी। इसके अलावा वालदा, अबू रेवदर, सिरोही में भी ऐसी जगह जहां से टंगस्टन निकलता है। नाना कराब, पदराला, बीजापुर, पाली में भी ऐसी जगह जहां से टंगस्टन निकलता है। लेकिन भाई साहब ये तो तुम्हें याद करनी है, डिगाना भाकरी, ये तो फेमस जगह है। इसके अलावा तो कुछ भी याद नहीं करना, डिगाना भाकरी तो तुम्हें याद होनी चाहिए। अगला जो खनिज उसका नाम है मैग्नीज। सबसे ज्यादा मैग्नीज के भंडार कहां पर है? बांसवाड़ा में है, और इसकी हमें प्रमुख जगह याद करनी है, बाकी इसमें कोई भी ज्यादा बात है नहीं है। लीलवाणी, नरडिया, कांसला, तलवाड़ा, कालाकुंटा, तीमा, मोरी, सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कचला, सारे की सारी जगह कहां पर है? बांसवाड़ा में है, जहां से मैग्नीज निकलता है। सर्वाधिक मैग्नीज बांसवाड़ा से निकलता है। गरासिया से रत्ती माउरी, एक दो जगह है बांसवाड़ा के अंदर, एक तो गरासिया है, एक रत्ती माउरी है। गरासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का भंडार है, मैग्नीज का जमाव मौजूद है, यहां से मैग्नीज हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। गरासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का जमाव है वो फुल मौजूद है भाई, बढ़िया मात्रा में। इसके अलावा छोटी सार, बड़ी सार उदयपुर में है, जहां से मैग्नीज मिलता है हमें। रेवसा गांव सवाई माधोपुर में है, और नेगड़िया नाथ द्वारा राजसमंद में है, जहां से मैग्नीज के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो खनिज उसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम का उपयोग तो परमाणु अभिक्रिया होती है ना, उसके अंदर गति को कम करने के लिए, उसकी गति को धीमा करने के लिए बेरिलियम का उपयोग किया जाता है, और इसको केवल भारतीय सेना ही खरीद सकती है, हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। मतलब आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में इसका उपयोग है वो करते हैं। दिखने में बेरिलियम आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। खरीदने का अधिकार केवल भारतीय सेना के पास में। कहां पर मिलेगा? चंपागुडा, सिलेका, शिकारबाड़ी उदयपुर में है, गुजरवाड़ा जयपुर में है, आमेट राजसमंद में है, बांदर सिंदरी अजमेर में है। तो यहां से आपको बेरिलियम के भंडार है वो देखने को मिल जाएंगे। ओके, और जो अपना आज का अंतिम धात्विक खनिज है उसका नाम है बॉक्साइट, जिसके आप फोटो भी देख सकते हो, ये आपका बॉक्साइट खनिज है। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम धातु को बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग करते हैं ना वो एल्यूमिनियम धातु को बनाने के लिए करते हैं, और ये चट्टानों के टूटने से बनता है भी। जब चट्टानें आपस में टूटती हैं तब ये जाकर आपका बॉक्साइट खनिज बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर मिलता है? उदयपुर में मिलता है। तो चट्टानों के टूटने से बनता है, राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में मिलता है। इसी के साथ में आज अपना ये जो खनिज वाला टॉपिक था ये हो गया अपना कंप्लीट धात्विक खनिज। पूरा नहीं हुआ, धात्विक खनिज आपके कंप्लीट हो गए। बढ़िया है ना, धात्विक खनिज कंप्लीट कर दिए हैं। इसी प्रकार से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2-3 क्लास में। बढ़िया तरीके से साथ साथ में इसको याद कर लेना, याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी भाई।
देखो अब इसमें कहाँ प्रमुख प्राप्ति स्थल है, अब सर क्या समझाएं इसमें, या तुम्हें करना पड़ेगा कहाँ से निकलता है। मैंने बहुत कम लिख रखा है, ये तुम यकीन करो बहुत कम लिख रखा है मैंने, इतना तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, और ज्यादा भी नहीं है। धात्विक है, धात्विक दो तीन, मतलब ज्यादा इतने खनिज सारे रट्टे नहीं मारने में, बहुत सारे खनिज हैं, 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं, 58 खनिजों का उत्खनन हो रहा है। 15 की याद करना अपन, 15-20 बस इतना अपना काम हो जाएगा। ओके, तो साथ साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, और एक एक चीज की मैंने बढ़िया तरीके से तुम्हें फोटो दिखा दिखा के बॉक्साइट क्या होता है सारा का सारा हुबहू किताब वाला ही है। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाओगा, अलग अलग राइटिंग लिखोगा, ब्रह्मास्त्र लियो कि मैं अपडेट करनो को लिखाणो को तो मैं सागे सागे लिखाई दूंगा ताने। अगर इतना ज्यादा समय वेस्ट मत करो, सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हो डबल, अरे 5-6 पेन यूज कर रखे मैंने ब्रह्मास्त्र में, पूरी पूरी कलरफुल है, फोटो देखो आराम हो, आनंद लो, बोर हो ही मत। तुम तो केवल एक ही चीज पर ध्यान दो, रिवीजन, बाकी चीजें रिवीजन करो, केवल और केवल रिवीजन करो। पढ़ा मैं हूँ आपको वैसे दूंगा, इसी प्रकार से ऐप पर पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री कल्चर कल्चर चली रही है अपनी, थोड़ा सा और भी उसको बहुत शानदार पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चीजें आप देखो, वीडियो डेमो डाली रखे हैं, बहुत शानदार करेंगे आपके लिए। तो मिलेंगे फिर हम कल की क्लास में, तब तक बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना, इनको रिवीजन करते रहना। तो चलो फिर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।